स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग देख रहे हो जीएस सिंपलर। आपका स्वागत है जीएस सिंपलर। मेरा नाम नीलम। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ज्योग्राफी का 9 चैप्टर का, ज्योग्राफी की 9 क्लास का सेकंड चैप्टर, 9 क्लास का सेकंड। भारत की भौतिक स्वरूप, भारत के भौतिक सारे स्वरूप पढ़ने, भारत कितने क्षेत्रफलों में बटा है, ठीक है, और भारत की स्थल आकृति, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो भारत का पहला जैसे कि हिमालय पर्वत, मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय द्वीप, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, आगे मैं विस्तार से थोड़ा आपको बताती हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न आकृतियों का विशाल देश है। विभिन्न आकृतियों, किस प्रकार का क्षेत्रफल है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप देखेंगे वहाँ कृषि होती है, ठीक है। और ये मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, ये सब हिमालय पर्वत से जो नदियाँ बह के आती है अपने साथ गाद और मिट्टी लेके आते हैं, उससे मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता है। तो आप मैदानी क्षेत्रों से परिचित हैं, जैसे कि आप मैदानी क्षेत्रों से परिचित हैं, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों से भी आप परिचित हैं। हिमालय पर्वत ही पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे निवासी रहते हैं, ठीक है। और हमारे देश पर हर प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। विविधतापूर्ण देश है, पर्वत है, ठीक है, मरुस्थल है, पठार है, ठीक है, तो द्वीप समूह है। कितने हो गए? 5, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। अब हम भारत के मुख्य भू आकृति की विशेषता की संरचना के बारे में जानेंगे। ये विभिन्न प्रकार के शैल पाई जाती है, जिसमें बहुत सारे, जैसे संगमरमर का पत्थर कैसे बनता है, चूना पत्थर से मिलकर बनता है। अब जैसे कि संगमरमर का पत्थर, इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें। संगमरमर का ये पत्थर, ठीक है, इसके बारे में हम बताते हैं। संगमरमर का पत्थर चूना पत्थर से बनता है। ये बहुत सारे नीचे ताप और दाब जब ज़्यादा बढ़ता है तो संगमरमर पत्थर का निर्माण होता है नीचे, फिर इसकी खुदाई करके हम इसे निकालते हैं। तो देखो, की तरह कठोर होता है, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, संगमरमर का पत्थर का, ठीक है। और एक होता है सेलखंडी पत्थर। हमने सेलखंडी पत्थर मुलायम होता है, जिसे पीसकर मुलायम चूने में चेंज करके इसे घोल के छोटे छोटे मनके बनाए जाते हैं, मोती बनाए जाते हैं। आपने सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ा होगा कि इसके छोटे छोटे मनके या चीज़ें बनाई जाती, मोती बनाए जाते हैं सांचे में ढालकर। तो संगमरमर का पत्थर कठोर होता है और सेलखंडी पत्थर मुलायम होता है, दोनों में डिफरेंट, ठीक है। ये किसका बनता है, ठीक है, ये मुलायम होता है। और संगमरमर का पत्थर चूना से मिलकर बनता है, ठीक है। और ये बहुत ताप और दाब के द्वारा ही बनता है। जितना ताप दाब बढ़ता है उसी हिसाब से पत्थर का निर्माण होता है, ठीक है। तो अभी हमने 2 तरह के पत्थर पढ़े। संगमरमर का कठोर होता है, जिसका ताजमहल के निर्माण में हुआ। कुछ सेलखंडी की तरह मुलायम होता है, जिसका प्रयोग डेलम पाउडर में बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डेलम पाउडर बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है। जैसा क्षेत्रफल होता है उस प्रकार की वहाँ की मृदा होती है, ठीक है। गर्म क्षेत्रफल में गर्म अलग मृदा होती है, जैसे कि आप चले राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र, तो वहाँ की मृदा उपजाऊ नहीं होगी, शुष्क होएगी। आप चले जाओ मैदानी क्षेत्र, वहाँ की मृदा उपजाऊ होएगी और नमी युक्त होएगी, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की सेलों से बनी होती है। क्या आप, ये बहुत अलग अलग सेलों की से निर्मित होती है, इसलिए इसमें क्या पाई जाती है? विविधता के कारण के बारे में सोचा है। इसमें अधिकतर गतिविधियां सेलों के निर्माण में भिन्नता के कारण होती है। भारत एक विशाल भूभाग है, जिसका निर्माण विभिन्न भू आकृति कालों के दौरान हुआ, जिसके उच्चवाचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त जिसे कि अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, उससे क्या होता है, एक पर्वतों का भी निर्माण होता है, ठीक है। अब जैसे कि अभी बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि सेल है, तो ये सेल, जैसे कि आपको मैंने 7th क्लास में ही पढ़ाया, सेल कैसे बनते हैं। पहले उससे कार्यान्त सेल से, जैसे कि नीचे दाब और ताप के द्वारा ही
बनते हैं सर। और हमारे हिमालय पर्वत का कैसे निर्माण हुआ कि देखो ये महाद्वीप होते हैं एक दूसरे के नीचे, नीचे बहुत सारी प्लेटें होती है, ठीक है। जब वो हलचल होती है प्लेट एक दूसरे के नीचे तो ऊपर का हिस्सा उड़ जाता है, उससे क्या होता है हमारे पर्वतों का, इसी प्रकार हिमालय का भी निर्माण हुआ है। अब आगे पढ़ेंगे। देखो ये सारे द्वीप हैं, यूरेशियल प्लेट है, ये देखो सारे प्लेट है, यूरेशियल प्लेट है, ये उत्तर अमेरिका की प्लेट है, ये दक्षिण अमेरिका की प्लेट है, ये अफ्रीका प्लेट है, ठीक है, यूरेशिया प्लेट है। पहले ये दोनों प्लेटें एक साथ मिली हुई थी, इसका टूट कर ये अफ्रीका प्लेट में चेंज हो गई, ये इसी का हिस्सा है और ये इसका हिस्सा है, ये इसका, तो ये इस तरीके से टूट के अलग हो गई। ये भारत का हिस्सा है, इससे टूट के इधर आया, देखो यहाँ से देखो ये चीज़ें मिल रही है, मैच खा रही है। तो पहले एक गोलमांडा लैंड था, उसके बाद ये टूट कर, अब देखो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो 3 वर्गों में विभाजित किया है। 2.1 में हमने पढ़ा प्लेट एक दूसरे के करीब आती है और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है। जब प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं तो किसका निर्माण करती है, अभिसरित परिसीमा का निर्माण करती है। जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अपसरित परिसीमा का निर्माण करती है। दूर जाती है तो अपसरित परिसीमा का निर्माण करती है और पास आती है तो अभिसरण परिसीमा का निर्माण करती है। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब तो वे टकरा कर टूट जाते हैं। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के बहुत करीब आती तो एकदम, कोई भी चीज़ हो एकदम से आएगी, जैसे कि मान लो कोई चीज़ इधर से भी आ रही है और कोई इधर से है, तो इसमें टकराव होगा ना दोनों चीज़ में, तो टकरा कर ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही एक प्लेट दूसरी प्लेट से फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। कभी कभार एक प्लेट इधर से आ रही है, सॉरी तो सेकेंड, एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है और एक प्लेट इधर से, तो दोनों स्पीड में आए तो एक प्लेट उस प्लेट की क्या हुई, नीचे धंस गई। जब नीचे धंस गई तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। तो ऐसे ऊपर उठने से हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण भी हुआ है। दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति करती हैं, एक दूसरे की विपरीत अलग दिशा में रूपांतरण करती हैं, ठीक है। आगे क्या है, जिसे परिसीमा का निर्माण होता है। इस प्लेट को लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण इन प्लेटों में हमेशा गति और हलचल होती है। पहले एक गोलमांडा ले, जिसे पहले पैंजिया था, फिर पैथलासा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये प्रक्रिया बहुत सालों से चली आ रही है, ठीक है। पर्वतीय आया के भारत के पर्वत स्थलीय आकृति का विकास इसी प्रकार की गतियों से हुआ है। विश्व के अध्ययन ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित स्थित प्लेट के किनारों पर स्थित होते हैं, लेकिन इस प्लेट के कुछ अंदर भी होते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है, सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा भाग है, गोलमांडा लैंड, ठीक है। भूमि ये हिस्सा था गोलमांडा भूभाग के विशाल क्षेत्र, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक क्षेत्र, ये सारे महाद्वीपों से मिलकर एक था पहले पूरा, ठीक है। पैथलासा, पैंजिया, ठीक है। और थैलिस के हिमालय के रूप में एक ऊपर उठने तथा प्रायद्वीप पठार के उत्तरी किनारे से नीचे धंसने के परिणाम से बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वत एवं दक्षिण पर्वतीय पठारों में बहने वाली नदियों के अपसाती निक्षेपणों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपण निर्माण एक विस्तृत समतल भूभाग भारत की मैदानी रूप में विकसित हुआ। अब देखो कैसे, इसे मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। देखो जैसे कि ये जैसे ये हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये तो यहाँ से जो बरसात होती है, पानी बढ़ आता है बर्फ़ का, तो ये ऐसे धीरे धीरे नीचे आता है। तो ये कहाँ आता है, ये मैदानी क्षेत्रों में आता है। तो ये जो मैदानी क्षेत्र, इसी प्रकार ये मैदानी क्षेत्रों का क्या होता है, निर्माण होता है। ऊपर से बहकर जो पानी आया वो अपने साथ गाद मिट्टी, तो ये एक नवीन क्षेत्रफल होता है, ठीक है। सेकंड हिमालय पर्वत भी एक नवीन क्षेत्र है, लेकिन सबसे लेटेस्ट नवीन क्षेत्र
यही होता है, क्योंकि हिमालय पर्वत के पानी के बह के नदियों के द्वारा क्षेत्रफल में आने से इस क्षेत्रफल का निर्माण होता है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। भारत की भूमि अधिक भौगोलिक विविधता दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। इसमें भूमि का एक बहुत बड़ा स्तर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय उत्तरी मैदान में है। हिमालय कहाँ पे स्थित है? उत्तरी मैदान में। ठीक है, मैदान में है। स्थलाकृति भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिससे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ यहीं पे स्थित हैं। ठीक है, और ये देखो, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपण से प्रायद्वीपीय ये पठार, आग्नेय और उपांतीय शैलों की ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती है। अब देखो, इसे कई भागों में बांटा है। देखो देखो, पहला क्या है, मैंने बताया क्षेत्र है ना, हिमालय पर्वत। ठीक है, मैदान, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय द्वीप और द्वीप समूह। इसी को मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती है। देखो इस पॉइंट चित्र के अकॉर्डिंग। दो सेकेंड। ठीक है, इसी में थोड़ा सा मैं आपको चित्र के अकॉर्डिंग इसी में बताती हूँ। चित्र में देखो देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा, सॉरी ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा, ये क्या है, हमारा हिमालय पर्वत का हिस्सा है। फिर ये क्या है, ये हमारा मरुस्थलीय क्षेत्रफल है। और ये पूरा जो हिस्सा है ये हमारा मैदानी क्षेत्रफल है। ये पंजाब, ये अंदर का, ये सारा हमारा मैदानी क्षेत्रफल है। ये वाला जैसे कि ये वाला जो अंदर का है ये मैदानी क्षेत्रफल के अंदर आता है। उसके बाद ये हमारा तटीय क्षेत्रफल है, तटों से। ठीक है, और ये इसके नीचे देखो, यहाँ पे ये हमारे द्वीप समूह है। छठे नंबर पे द्वीप समूह। देखो इसमें नंबर भी दे रखे हैं। पहले नंबर पे क्या है, ये देखो, ये फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारा, ये पूरा, ये वाला। दूसरे मैं थोड़ा सा कलर दूसरा चेंज करती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये पूरा हिस्सा, एक एक चीज़ बताऊंगी मैं आपको। ये पूरा हिस्सा, ये पूरा, ये पूरा, ये हमारा क्या, मरुस्थलीय क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद हमारा है मस्त। फिर उत्तरी मैदान। तो देखो उत्तरी मैदान कौन सा क्षेत्र है, ये देखो, ये दूसरे नंबर पे है। ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा है हमारा उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल। ये वाला हिस्सा ये पूरा है, यहाँ से ये, यहाँ से है। ठीक है, तो ये पूरा, ये वाला भाग है हमारी मैदानी क्षेत्रफल। ये वाला, ये दूसरे नंबर पे है, ये मैदानी क्षेत्रफल है हमारा। ठीक है, ये वाला, ये पूरा, ये मैदानी क्षेत्रफल है। यहीं पे सारी नदियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद है हमारा ये वाला क्षेत्रफल तीसरे नंबर पे। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ से ये पूरा, ये वाला भाग, ये पूरा भाग हमारा है पठारी क्षेत्र, दक्कन का पठारी, ये पूरा भाग है हमारा पठारी क्षेत्र। ये वाला, ये पूरा है थर्ड नंबर पर पठारी क्षेत्र। इस तरह की तुम आकृति बना लेना। ठीक है, ठीक है, अब मैं बता, दूसरा है। अब देखो चौथे नंबर पे हमारा आता है ये है हमारा, थोड़ा सा इसे मोटा कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये है, ये चौथा वाला भाग, ये देखो, ये वाला भाग है, ये पूरा, ये। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक है पूरा, ये यहाँ तक, सॉरी दूसरे, यहाँ से ये मरुस्थलीय पूरा लिखा, देखो ये वाला, यहाँ से ये पूरा हिस्सा है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्रफल। ये
ठीक है। उसके बाद है हमारा तटीय मैदान। तो देखो यहाँ से ये थोड़े से ये पूरा हिस्सा नीचे तक है, ये पूरा ये वाला हिस्सा ये नीचे तक, ये पूरा ये जो ये होते किनारे, ये तटीय क्षेत्र है पूरा हमारा, ये तटीय क्षेत्र है 5वें नंबर पर। ठीक है। और छठे नंबर पे हमारे द्वीप समूह है, ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब ये देखो इसी को मैं अब पढ़ाऊँगी आपको। तो सबसे पहला कौन सा भाग है? हिमालय पर्वत। ठीक है। कौन सा भाग? हिमालय। तो हिमालय पर्वत उत्तरी दिशा में कहाँ पे? ये उत्तरी दिशा में है। ये हमारा हिमालय पर्वत कहाँ पे? उत्तरी दिशा में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा में विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा बनावट में दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। ये बलित पर्वत है, इसी से नदियाँ बहकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ से गंगा, सिंधु, अनेक नदियाँ। पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। एक अत्यंत असम पर्वतों में से एक 2400 किमी की लंबाई में फैला हुआ है। और देखो इसका चित्र भी है, देखो ये रहा, ये पूरा फैला हुआ है। देखो ये पूरा, थोड़ा सा नीचे रखते हैं। ठीक है। ये पूरा भाग है हमारा, ये अभी मैंने आपको बताया, ये पूरा भाग है हिमालय पर्वत का, ये पूरा ये वाला। ठीक है। अब पहला देखो काराकोरम है। ठीक है। लद्दाख, जास्कर। ठीक है। ये लद्दाख जास्कर के बीच में यहाँ पे सबसे ऊंची ये चोटी होती है। ठीक है। और ये देखो यहाँ से नदियाँ बहकर आती हैं कहाँ पे? मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है। और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पे। हिमालय पर्वत से ही नदियों का निर्माण होता है, जैसे बहुत सारी नदियाँ बहकर आती है, गंगा, यमुना। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी नदी, सिंधु नदी। ठीक है। रावी, सतलुज, ये सारी नदियाँ इसकी, ये नदियाँ। और यहाँ पे देखो कितना नदियाँ, यहाँ पे देखो सैलगिरी, अन्नपूर्णा। ठीक है। और इसे एवरेस्ट की चोटी, ये देखो एवरेस्ट की चोटी। ठीक है। कंचनजंगा। ठीक है। ये जो नेपाल का जो होता है वो ऊंची चोटी होती है। काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर, ये सारा क्या है? हिमालय का ही भाग है। ठीक है। ये देखो, ये मैंने आपको बताया। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे भी चित्र है। दूसरे भाग में क्या है हमारा? ये मैदानी क्षेत्र आता है। तो ये देखो उत्तरी मैदानी क्षेत्र, ये क्या है? उत्तरी मैदानी क्षेत्र। ठीक है। ये मरुस्थल वाला क्षेत्र है। तो इसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये देखो आगे, अब देखो सारी की ऊंचाई है। भाग की अपेक्षा ऊंची ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। पूरे देशांतर विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। हिमालय को 3 भागों में इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या घाटियाँ पाई जाती है। उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला महान आंतरिक हिमालय, उत्तरी भाग की श्रृंखला क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय, हिमाद्री। ठीक है। सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। हिमालय के सभी भूभाग शिखर है। अब आगे क्या है? ठीक है। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला शिवलिंग है। ठीक है। सबसे बाहरी 3 होती है ना, तो एक सबसे बाहरी श्रृंखला शिवलिंग कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किमी तक है तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच श्रृंखला है। इसमें स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाएं नदियों द्वारा लाई गई संपीड़क अवसादों से बनी होती हैं। ये घाटी बजरी जलोढ़ की मोटी परत ढकी हुई होती है। हिमालय शिवलिंग के बीच में लंबवृत्त घटी से दून नाम से जाना जाता है। इसे देहरादून या कोटली दून या पाटली दून भी कहते हैं। ये दून होते हैं।
ठीक है। अभी देखो सारी इसकी आकृतियाँ है। देखो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848। कंचनजंगा भारत में है। ठीक है, कितनी है? 8,598। ठीक है। कमालू नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है। ठीक है। गंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है, धौला नंगा पर्वत, ठीक है, भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है। ठीक है। अब आगे क्या है? कामेट भारत में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? नामचा बरवा, ठीक है, गुरु माधवल मधाता, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखो महान हिमालय विलय प्रकृति असंगठित है। हिमालय के इस भाग को क्रोन ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये हमेशा श्रृंखला बर्फ से ढकी रहती है। बहुत सी हिमालय बहकर ये मैदानी क्षेत्रों में आती है। अब क्या लिखा है? देखो हिमाद्री के दक्षिण में इसकी श्रृंखला सबसे अधिक असम है। हिमालय के निम्न हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। इस श्रृंखला का निर्माण मुख्य अत्यधिक संपीड़न तथा पर्वतीय शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर तक है। कितनी? इतनी, ठीक है, बीच है। तथा पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर घाटी हिमालय के कांगड़ा कुल्लू घाटियों में स्थित है। ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवलिंग। सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिंग। ठीक है, कौन सी है? शिवालिंग। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किमी तक। ऊंचाई कितनी है? 900 से 1000, कितनी है? 1100 तक मीटर तक। ठीक है। उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय नदियों के द्वारा लाए गए असंपीड़न अवसादों की बनी है। ये घाटियाँ बजरी या जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवलिंग के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून, ठीक है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून में विभाजित है। अभी देखो इसमें क्या लिखा है? इस उत्तर दक्षिण में अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व में स्थित क्षेत्र के आधार पर भी विभाजित किया गया है। ठीक है। इसे पूर्व से देखो, एक तो हो गया उत्तर दक्षिण, ठीक है, और दूसरा हो गया पूर्व पश्चिम। ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियाँ सीमाओं के आधार पर भी किया गया। उदाहरण के लिए सतलुज सिंधु नदी स्थित हिमालय के भाग पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व क्रमांश कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? कमाऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? कमाऊ हिमालय कहते हैं, नाम से जाना जाता है। काली तीस्ता नदी नेपाल हिमालय, तीस्ता देहांग नदी असम में, ठीक है, हिमालय सीमांक में बहती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय पता कीजिए। अब देखो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा में बहती है। देहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए पूर्वी सीमा में के साथ फैला है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ कहते हैं, क्योंकि पूरब में पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ क्या उत्तर पूर्वी होकर गुजरती हुई बलुआ पत्थर तथा अवसादी शैलों की बनी है। ये घने जंगलों या ढकी हुई अधिकतर है। ये घाटियाँ रूप से फैली हुई हैं और ये पटकाई नागा मेजो पहाड़ियों में शामिल है। अभी देखो, ये देखो, ये नेपाल की तरफ इधर भी देखो, यहाँ पे ये देखो, मैं फिर दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ बड़े बड़े मैदान, यहाँ पे ये पहाड़ भी पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची चोटियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बह कर आती है। ठीक है। तो और इधर से हमारी कौन सी, यहाँ से हमारे
ये देखो सॉरी, यहाँ से देखो इधर से हमारी सिंधु घाटी नदी बहकर और ये यहाँ से निकलती है, तो ये पाकिस्तान में जाकर गिरती है। देखो ये रही सिंधु नदी, ये बहकर आई है, ये देखो सिंधु नदी ये आके कहाँ गिरी, पाकिस्तान से फिर ये सागर में गिर गई। तो ऐसी गंगा नदी देखो ये बहकर आती है इधर और ये जाके कहाँ गिरती, गंगा नदी आकर ये बांग्लादेश में आकर गिरती है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ाना, देखो 320 किमी चौड़ा है, सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र। तो सेकेंड, अब हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान। मैंने बताया मैदानी क्षेत्र कौन से होते हैं। मैदानी क्षेत्र में आता है हमारा पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार और हमारा ये मध्य प्रदेश, ये आता है उत्तरी मैदानी क्षेत्र में। अभी देखो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियाँ सिंधु, उत्तरी मैदान में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसकी सहायक नदियों से बना है। ये मैदान जलोढ़ मृदा का बना होता है। ठीक है, ये लाखों वर्ष हिमालय के गिरिपाद में स्थित हुए बेसिन, ये जलोढ़ों का निक्षेपण है। मैंने आपको लोगों को बताया कि देखो हिमालय से जो नदियाँ बहकर आती है अपने साथ गाद मिट्टी लेके आती है और ये उसी से क्या करती है, मैदानी क्षेत्रों का निर्माण करती है। और मैदानी क्षेत्र समतल होते हैं, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ की मृदा क्या है, उपजाऊ है। यहाँ की मृदा कैसी होती है, उपजाऊ होती है, मैदान निर्माण होता है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में है। ये मैदान लगभग 2400 किमी लंबा है और 240 से उत्तरी मैदान में मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। उत्तरी मैदान पश्चिम भाग को पंजाब के मैदान कहा जाता है। पश्चिम के भाग को पंजाब का, देखो ये मान लो कैसे बताऊँ, ये देखो ये मान लो भारत है, तो ये वाला भाग क्या है, पंजाब है इधर, ठीक है, और इधर क्या बीच में क्या उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे ही सिंधु नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये द्वारा बनाए गए मैदानों और बहुत बड़ा पाकिस्तान में स्थित भाग है इसका। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, जैसे कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, हिमालय से निकलती मैदान इस भाग को दोआबों की संख्या में बहुत अधिक है। अब देखो गंगा नदी, अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी मैदानी विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ये उत्तरी राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों में स्थित है। पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या समान इसके उच्चवाचरों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। ये सही नहीं है। इस विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान के 4 भागों में है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा है, मैदानी क्षेत्र में कई नदियाँ बहती हैं जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ये ब्यास, रावी, ठीक है, और इसी से क्या है, मैदानी क्षेत्र का निर्माण भी करती हैं। ठीक है, अब इसे अब देखो विभाजित किया गया। नदियाँ पर्वतों के नीचे उठते समय शिवलिंग ढाल में कितना 8 से 16 किमी चौड़ी और पट्टी गुटिका निरपेक्षण करती हैं। इस भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सतहें भागर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के परिणाम से ये सरिताएं एवं नदियों पूर्ण निकल जाती है। नम तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती, जिसे तराई कहा जाता है। ठीक है, अब से प्रायद्वीपीय भाबर
भाबर घने जंगलों के क्षेत्र में बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए। शरणार्थियों कृषि और योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए जंगल में काटा जा चुका इस क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञान कीजिए। उत्तरी मैदान सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़ मृदाओं से बना हुआ भाग है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये बहुत सारे अवसाद खादर, और ये हमारे यहाँ दो भाग होते हैं, एक खादर होता है, एक बागर होता है। तो खादर मृदा बागर मृदा में मट्टी होती है, तो खादर क्या होती है, ठीक है। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिफाइन करके बताऊंगी। खादर होती है, बागर, ये दो तरह के चीज़ें होती हैं। ठीक है, खादर। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि मान लो ये देखो ये एक ना मैंने पट्टी खींची इस तरीके से, ठीक है। मान लो ये नदी बहकर आ रही है, नदी ने इस साइड में बहुत सारी मृदा छोड़ दी, तो इस मृदा को हम कहेंगे खादर। जो यहाँ पे जो पास में जो मिट्टी खिट्टी करी है, तो इसे कहेंगे हम खादर, ठीक है। उसी प्रकार से जब मृदा इस प्रकार के इधर, ठीक है, इस प्रकार से इधर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो मिट्टी छोड़ती है, कंकड़ पत्थर होते हैं इधर, तो इसे कहेंगे बागर, इसे कहेंगे बागर। तो ये नवीन होती है खादर, और ये बागर होती है पुरानी, ठीक है। तो ये जैसे कि नदी बह रही है, यहाँ से जो भी मृदा इकट्ठी हुई यहाँ पे, तो इसे क्या कहेंगे, खादर मृदा। उसके बाद फिर इधर मिट्टी किट्टी होती है इस तरीके से, तो ये ऊंची वाले क्षेत्रफल में ये मिट्टी खिसक के इधर आ जाती है, ये वाली मिट्टी खिसक के किधर आ जाती है, इधर आ जाती है, तो इसे कहते हैं खादर। क्या कहते हैं, खादर। इसे क्या कहेंगे, बागर। क्या कहेंगे, बागर, ठीक है। ये समझ खादर बागर समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और बताती हूँ आपको। जैसे कि ये देखो थोड़ा सा बताऊँगी, ये हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है। फिर ऐसे, फिर ये, ठीक है, ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये तो हिमालय हो गया, क्या ये हिमालय, ठीक है। फिर ये भाबर हो गई, ये वाला भाग क्या हो गया, भाबर। फिर यहाँ से जो मिट्टी आई ये तराई हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा बागर, ऊपर से ऊपर। फिर ये जो नई बनती है उसे बोलते हैं खादर। तो पहले खादर थी, फिर बाद में वो क्या करें, बागर। तो इस तरीके से बनते हैं जो कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार मैंने बताए थे क्या होता है। जैसे कि ये मान लो ये भारत का मैप है, जो ये वाला क्षेत्रफल होता है ना, ये अंदर भारत के, ये अंदर भारत के नीचे वाले क्षेत्र में ये हमारा होता है पठारीय, पठार क्षेत्र होता है, ये वाला भाग, ये पठारीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अब देखो प्रायद्वीपीय पठार मेज की तरह होती है। किसकी तरह होती है, मेज की तरह। ऐसे ये कैसे होते हैं, मेज की तरह, ऐसे समतल होते हैं। पर्वत ऐसे होते हैं, मैदान होते हैं समतल। ऐसे पठार कहते हैं, ऐसे आकृति के होते हैं, ऊंचे उठे हुए, ऐसे मेज की आकृति के। तीनों में अंतर समझ आ गया। वो देखो जो हिमालय पर्वत है वो ऐसे होते हैं, ऐसे पठार होते हैं, ऐसे होते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो समतल होते हैं मिट्टी के। तीनों में अंतर समझ। अब इसी को हम पढ़ाएंगे। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों का बना होता है। ये गोंडमाना भूमि के टूटने तथा अपवाह के कारण बनाए। किसके,
गोडमाडा लैंड के टूटने से। यह कारण है कि प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा है। और देखो मैंने तुम्हें बताया कि जो हिमालय पर्वत एक नवीनतम पर्वत माना जाता है, लेकिन यही पठारी क्षेत्र सबसे पुराना क्षेत्रफल है, सबसे पुराना। और सबसे लेटेस्ट कौन सा है हमारा? मैदानी क्षेत्र। तीनों चीज़ें मैंने बताई आपको, फिर देखो रिपीट करते हैं। तो सबसे नवीन कौन सा है? हिमालय पर्वत। उसके बाद क्या है? उससे भी नया क्या है हमारा? मैदानी क्षेत्र। और सबसे पुराना क्या है हमारा? पठारी क्षेत्र। ठीक है। एक गोलाकार पहाड़ियाँ होती है। पठार के दो भाग, मुख्य उच्चवर्ती भूमि और दक्कन का पठार नर्मदा नदी के प्रायद्वीप पठार का भाग है, जो कि मालवा के पठार के अधिक भागों में फैला है। कहाँ पे? मालवा के पठार के भागों में फैला है। मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। किसके? मध्य उच्च भूमि के नाम से जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण मध्य उच्च भूमि तथा पश्चिमी अरावली से घिरी है। ठीक है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के दूसरे किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पे तो हम यहाँ पे थे। देखो दक्षिण पठार त्रिभुजाकार का भूभाग है। ठीक है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर के चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। ये कहाँ पे? मैकाल की पूर्व में स्थित है। ठीक है। त्रिभुजा और की पहाड़ी मेघला श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। भारत के भौतिक मानचित्र इस पहाड़ी श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, पूर्वी और कम इस पठार का भाग पूर्व में भी देखा जाता है, जिससे स्थानीय रूप से मेघालय या काबी एंगलोंग पठार तथा उत्तर का राज पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। एक भ्रश के में छोटा नागपुर पठार हो गया है। ठीक है। दक्षिण पठार के पूर्वी पश्चिम सिरे पर कमांस पश्चिमी घाट में स्थित है। ये पश्चिमी पठार कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट में समांतर स्थित है। ये सतत है तथा इन्हें केवल दो दर्रों के द्वारा ही पाए किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट में स्थित है। ज्ञात करें। ठीक है। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या ऊंचे हैं? पूर्वी घाट 600 किमी है और औसत ऊंचाई की तुलना में ये घाट 900 से 1600 किमी। पूर्वी घाट के विस्तार महानदी घाटी में दक्षिण में गिलगिरी है तक है। ठीक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनगिनत है। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। ठीक है। जब बंगाल की नदी इसमें बहकर गिरती है तो ये काट देती है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल में आर्द्र हवा के टकराव ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट की विभिन्न स्तरीय नामों को जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरी और दक्षिण से बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई कहते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जो इसके भाग के शिखर क्या हैं? बहुत ऊंचे हैं। ठीक है। शिखर ऊंचे हैं। अन्नाई मुंडी तथा डोटाबेटा। पूर्वी घाट सबसे ऊंचा शिखर महानंदगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण में मेवराय जावेरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है। जिसे
ऊटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता। ठीक है, ये काली मृदा है, यहाँ पे काली मृदा है, दक्कन टैप है के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे शैल को आग्नेय है। बास देखो, पठार जो होते हैं यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है जो कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और ठीक है, कपास के लिए बहुत उपजाऊ होती है, और ये हमेशा इसका निर्माण किससे, ज्वालामुखी फटने से होता है। देखो, भारतीय मरुस्थल ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। भारतीय पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल है, भारत में भी है। ठीक है, स्थित है। यह बालू टिब्बे से ढका हुआ एक तरिंग मैदान है। इस क्षेत्र की प्रति वर्ष 150 किमी से कम वर्षा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बरसात अपने मैदानी क्षेत्र इन सब जगहों पे होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम वर्षा पाई जाती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। यहाँ वनस्पति सबसे कम निम्न स्तर पर पाई जाती है। यहाँ झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखाई देती हैं और इसके बाद बालू के विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल मिलने से वे समुद्र तल तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आगे क्या है, केवल लूनी ही इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। एक ही नदी पाई जाती है, कौन सी, लूनी, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। बकान के विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र होता है, लेकिन लंबरट टीले भारत पाकिस्तान के समीप प्रमुख में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है, तटीय मैदान पढ़ेंगे हम। तटीय मैदान, तो तटीय मैदान कहाँ होते हैं, देखो, जैसे कि ये भारत है, ये नीचे वाला भारत का, तो यहाँ पे जो ये वाले जो भाग होते हैं, ये वाले, ये होता है तटीय मैदान। ये सारे भाग क्या होते हैं, हमारे तटीय मैदान होते हैं, ये वाले भाग। ठीक है, अब इसमें क्या है कि तटीय मैदान किनारे वाले भागों, किनारों के संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार ये पश्चिम अरब सागर से लेकर पूरब से बंगाल की खाड़ी में विस्तृत है। पश्चिम तट पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच स्थित संकीर्ण मैदान है। इस मैदान 3 भागों में, तट के ऊपरी भाग को कोणार्क या मध्य भाग कंडाक मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी का विस्तार मैदान चौड़ा एवं समतल है। बंगाल खाड़ी का मैदान क्या है, चौड़ा है एवं समतल है, और भाग इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरामंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी बहती हैं। ये विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। चिल्का झील पूर्व तट में स्थित है, ये भूलक्षक है। चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये झील महानदी डेल्टा में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील एक कैसी खारे पानी की झील है। अब द्वीप समूह, तो द्वीप समूह मैंने आपको दिखाए थे। द्वीप समूह क्या है, देखो, जैसे ये भारत है, ठीक है, यहाँ पे जो भाग है वो द्वीप समूह 6 नंबर का आता है। ठीक है, अब द्वीप समूह पढ़ेंगे। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यंत विशाल है। इसके अतिरिक्त भाग 2 द्वीप समूह में स्थित है। इस द्वीप समूह को पहचान सकते हैं। ठीक है, बिखरे हुए ये द्वीप समूह दो भागों में पाया गया है, अंडमान दक्षिण में और निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ा होगा। यह द्वीप समूह निश्चित पर्वत श्रेणी के शिखर। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए, देश की सुरक्षा। इस द्वीप समूह में पाए जाने वाले जंतु बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विस्तृत समीप में स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय तथा घने जंगलों में अच्छित है।
ठीक है। यहाँ की जलवायु के बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पे। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत वितरण प्रत्येक भाग का विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे से पूरक है, देश को प्राकृतिक संसाधनों समृद्ध बनाते हैं। ये पर्वत, जल एवं वनों को प्रमुख स्रोत हैं। इस मैदान देश के अन्न भंडार, इस प्राचीन सभ्यता का विकास का आधार मिला है। पठारी भाग खनिज भंडार हैं जिसे देश की औद्योगिक विशेषता में निभाई जाती है। तो तटीय क्षेत्र है ये। ठीक है, अभी हमने कौन से समूह पढ़े? द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह। ठीक है, भू आकृति पाई जाती है, प्राकृतिक संसाधनों के लिए पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे भविष्य के लिए बहुत संभावनाएं इसमें दिखती हैं। तो इस प्रकार हमने 6 पढ़े। पहला क्या पढ़ा हमने? हिमालय पर्वत, फिर मैदानी क्षेत्र, फिर मरुस्थलीय क्षेत्र, फिर हमने क्या पढ़ा? तटीय क्षेत्र, फिर द्वीप समूह। तो ये सारे हमने पढ़े। फिर से रिपीट। पहला क्या है हमारा? ये वाला भाग। ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। फिर दूसरा हमारा क्या है? मैदानी क्षेत्र। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा कौन सा है हमारा? पठारी क्षेत्र। चौथा क्या है हमारा? मरुस्थलीय क्षेत्र। फिर द्वीप समूह। द्वीप समूह यहाँ पे है हमारा। ये क्या है हमारा? तटीय क्षेत्र। ये वाला भाग, ये वाला भाग है, ये जो अंदर अंदर है ये तटीय क्षेत्र है। और ये हमारा द्वीप समूह है। यहाँ पे ये है हमारा द्वीप समूह। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल से बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इसको अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वॉचिंग फॉर थैंक यू। और फिर मिलते हैं। बाय।